चोरी हुई है, सबूत मिला है, और पुलिस के पास आप जाते हैं तो पुलिस कहता है कि एफिडेविट दो की चोरी हुई है, तो फिर करे क्या? हमें पूरा यकीन है कि 2019 से लेकर आज तक बीजेपी ने चोरी करके हर इलेक्शन जीता है। बीजेपी कुछ इलेक्शन छोड़ देती थी क्योंकि लगे नहीं कि सारी चोरी के है करके। उस बात को राहुल जी ने पूरी रचनात्मक रूप से ढूंढ निकाला। ये खेल चोर और पुलिस का है, और इसमें चोर सरकारी एजेंसीज और सरकार है और पुलिस जनता है। कि जब आप चुनाव खरीद रहे हैं तो हम किस तरह के लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम किस तरह से उम्मीद करें कि लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें बदलेंगी, सिस्टम के जरिए ही चीज़ें बदलेंगी, इसका उम्मीद करना क्या सही होगा, गलत होगा? उस तरह से आशावादी होना चाहिए या नहीं? कि 2019 से मोदी पॉपुलर नहीं है, मोदी और उनके पार्टी को कोई इलेक्शन में जिता नहीं रहा है। ये खुद ही क्रिमिनल तरीके से, क्रिमिनल कॉम्प्लिसिट होकर संस्था से चुनाव अपने नाम करा रहे हैं। पहला बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का आया। उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और राहुल गांधी की चिप गई है, तो चीफ मिनिस्टर सिर्फ चिप के बारे में ही बोल सकते हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री की चिप थी, वो 2000 की नोट में थी, वो भी नहीं मिली। तो ये चीप लोग जो हैं वो चीप टैक्टिक्स करके हमारे वोटों की चोरी करके अपनी गद्दी पे बैठे हैं। ये डिजर्व कोई कुर्सी नहीं करते। कि भारत की जनता 2019 से आज तक मोदी या मोदी के किसी मुख्यमंत्री को चुन के नहीं दे रही है। ये स्पष्ट हुआ। ये चुरा कर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में पवार, केजरीवाल, इनको ना पकड़ना अच्छा है। शरद पवार की इस पूरे मामले में भले ही वो इंडिया गठबंधन के साथ रहे, उनकी सारी भूमिकाएं संदिग्धता के घेरे में, शक के घेरे में आती है। ये सरकार हमारी नहीं है, हमने इसे चुन कर दिया नहीं है। ये जबरदस्ती हम पे राज कर रही है, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश कर रहे थे। तो आप वाराणसी का करेंगे जांच, अगर क्लियर डेटा अगर देती है तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी अजय राय साहब से वाराणसी में चुनाव हारे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है इंडिया की। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले गुरुवार की बात है, जो नेता विपक्ष हैं और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कहा था कि उनके पास एक एटम बॉम्ब मौजूद है, और उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ राहुल गांधी और उनकी टीम ने बताया कि कैसे चुनाव में धांधली की जाती है, कैसे जिसका काम अंपायर रहने का होता है वो अंपायर का काम नहीं कर रहा है, वो एक टीम से मिला हुआ है, और कैसे केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स मौजूद हैं। दरअसल ये किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं था, लेकिन जो उम्मीद थी वही हुआ। गोदी मीडिया के लोग जो 2014 से पहले 2G, 3G, CWG, इस तरह के तमाम मुद्दों पर, कोलगेट जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के केवल आरोपों को लेकर बड़े बड़े एक तरीके से शोज करते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से सबूत देने के बावजूद उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक तरीके से दबा दिया। जबकि ये एक जीता जागता सबूत है कि भारत में किस तरह से चुनाव हो रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक है। हम लगातार इस मुद्दे पर बात करते आए थे, और अब एक सबूत जब सामने आया तब मुझे लगा कि फिर से बात इस पर करनी चाहिए। और जिनसे हम बात करते आए थे, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे चैनल पर आप इन्हें लगातार देखते हैं, राजू परुलेकर सर। नमस्ते। नमस्कार सर। उन्हीं से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि चाहे महाराष्ट्र का मुद्दा हो, लोकसभा का मुद्दा हो, या फिर अब जो बैंगलोर को लेकर जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक हैं। और शायद इस देश में हर किसी को अब ये सवाल पूछना चाहिए कि आपका वोट कहाँ पर जा रहा है और इस वोट चोरी को कैसे देखा जाए। राजू सर, शुरुआत इसी से करते हैं। राहुल गांधी और उनकी टीम को 6 महीने लग गए केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जांच करने के लिए। उसके लिए जो सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह के दस्तावेज दिए गए थे, वो 7 फीट की एक थप्पी उनके सामने रख दी गई थी। कागज़ भी ऐसे कि उसे आप स्कैन करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जानकारी निकालने के लिए। और 6 महीने की मेहनत के बाद 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स सामने आते हैं। इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन चर्चा इस पर की जाती है कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करेंगे, नहीं करेंगे। किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखें, और इससे लेकर मीडिया की जो चुप्पी है उसे किस तरह से देखें? देखो सोहित, बात स्पष्ट है।
पहले राहुल गांधी ने उसमें 5 मुद्दे उठाए, जिस 5 मुद्दों को उन्होंने अंडरलाइन किया कि इस तरह से वोट चोरी होती है। 2 मुद्दे उन्होंने छोड़ दिए, जानबूझ के छोड़े, ईवीएम का मुद्दा, वीवीपैट का मुद्दा, और उसमें जो फर्जीवाड़ा होता है उसका मुद्दा वो छोड़ इसलिए दिए क्योंकि इसी में काफ़ी सारे सबूत थे, तो उस पर बात करने के लिए अभी ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने 2 बार शपथ ली है, एक बार जब वो सांसद बने तब, और दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तब। तो माई वर्ड इज माई ओथ, ये राहुल जी का जवाब था चुनाव आयोग को, और वो सही है क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, चुनाव आयोग एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, नॉट जुडिशियल अथॉरिटी, तो उनका काम है कि कोई अगर उंगली उठाता है तो उसका पूरी तरह से पारदर्शिता से उसकी छानबीन करना और जवाब देना। ये सब उन्होंने किया नहीं, और इतना हास्यास्पद था वो कि उनको एक लेटर भेजा कि इस पे साइन करके एफिडेविट दे दो। 18,000 एफिडेविट्स समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए, उसका उन्होंने क्या किया? सीधी बात है, स्पष्ट बात है। देखो कि आपने एक डाका डाला है, डाका डाल के गहने चोरी किए हैं, और बहुत माल भी चोरी किया है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट दोषी करार दिया जा सकता है। इससे आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अब तो पकड़े गए हैं, अब डायरेक्ट एविडेंस भी मिले हुए हैं, तो अब बस बाकी क्या रहा, अब माल ही रहा, तो वो छुपाने के पीछे चुनाव आयोग लगा हुआ है। तो एक डकैत की तरह उनका व्यवहार है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज 48 घंटे, फिर लोगों को स्कैन कॉपी करने का अधिकार नहीं, ये सारी चीज़ें करके रखी है। अब लोगों ने उसके बाद, और एक बात बताता हूँ, इसको जोड़कर बिहार में SIR लाया, उसमें वोट उन्होंने माइनस की, यानी ये एक वोट ठगने का एक अलग तरीका था कि बढ़ाकर एक माइनस करके वो 65 लाख वोट्स, जो 65 लाख वोट्स माइनस किए। सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल अथॉरिटी है, उन्होंने पूछा कि ये 65 लाख वोट्स है, उसके नाम, उसका डिटेल्स दे दो, तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को ये कह नहीं सकती कि हम इनकार करते हैं आपको देने से। एक दूसरी बात है, ये आपके ट्रस्टी है लोगों के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पैरेलल उदाहरण देता हूँ आपको। आप किसी बैंक में अपने पैसे रखते हो, किसी बैंक में अपने लॉकर लेकर गहने रखते हो, और एक दिन अचानक आप पूछते हो कि मेरे पैसे और मेरे गहने, तो वो कहता है कि नहीं, हम इसके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ये एक तरह से एक संस्थात्मक रूप से डकैती हो गई है, ये समझ लेना चाहिए। अब ये 65 लाख जो माइनस हुए, उसमें अब महाराष्ट्र की बात लेते हैं, वो ये बिहार में हुआ है, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र, आसान करने के लिए महाराष्ट्र बताता हूँ ताकि सरनेम का वो नहीं, तो बिहार का ही ले लेते हैं। चलो, बिहार में जो 65 लाख चोरी हुए हैं, उसमें से निषाद कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, त्रिपाठी, शुक्ला, ऐसे कौन हैं या नहीं हैं, जो RSS के प्रेमी हैं वो बचे हुए हैं और बाकी सब गए, यानी असलम, यानी शेख हैं, उसमें अब्दुल है, वो सब गए हैं, तो सुलेमान है, वो भी गया है। तो ऐसे 65 लाख अगर गए हैं, तो माइनस करके यहाँ पर डकैती डालने का इरादा है स्पष्ट रूप से। चुनाव आयोग, ये बीजेपी का, RSS का, मोदी गवर्नमेंट का इरादा है, और उसमें चुनाव आयोग कॉम्प्लिसिट है। अब देखिए कि चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, उनके बेटी को ही DM नोएडा की क्रीम पोस्ट दी गई, जिसके लिए लोग तड़पते हैं। तो ये क्विड प्रो क्यो का भी मामला है। अब पहले जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनके कार्यकाल में पूरी तरह से हमने और आपने कितने एपिसोड किए इसके ऊपर, और नीचे वो चुनाव आयोग ने हमेशा लाया। हाँ, तो वो था कि हमें पूरा यकीन है कि 2019 से लेकर आज तक बीजेपी ने चोरी करके हर इलेक्शन जीता है। बीजेपी कुछ इलेक्शन छोड़ देती थी क्योंकि लगे नहीं कि सारी चोरी के है करके। उस बात को राहुल जी ने पूरी रचनात्मक रूप से ढूंढ निकाला। इससे हुआ यूं, आपको ये लगेगा कि अभी
एक चुनाव क्षेत्र में ढूंढने के लिए उनको 6 महीने लगे, वो पैटर्न ढूंढने के लिए 6 महीने लगते हैं। यानी पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बहुत लगता है टाइम, बाद में मास प्रोडक्शन आसान है। अब पूरे देश का निकालना कितना ज्यादा इजी है आप समझ नहीं सकते। इतना इजी है कि राहुल गांधी को 6 महीने लगे ना, तो आप 6 दिन में पूरे देश का पूरा निकाल सकते हैं, अगर वो सही सारे डेटा मिल जाए। वो डेटा कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट एविडेंस है। चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारियों ने बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर, जो सर के एसआईआर के मामले में बिहार में देखो, जो लोगों के फॉर्म खुद ही भर रहे थे, बीजेपी के वहां के मंडल अध्यक्ष वो खुद ही साइन कर रहे थे, उसके ऊपर अजीत अंजुम ने शो किया है, वो आप देख सकते हैं, मैं फिर से दोहराता नहीं हूं उसको। तो ये सारी जो चोरी है, उसे एक बात पता चल गई। ये इससे सबसे अच्छी बात क्या हुई कि अमेठी में भी, मैंने कई बार बोला, अमेठी में 2019 में राहुल गांधी हारे नहीं हैं, और प्रधानमंत्री 70,000 वोटों से वाराणसी चुनाव हारे हैं। ये मैंने कब बोला था? जब राहुल गांधी ने कुछ बोला नहीं था। सही बात है। मैंने ये भी बोला था कि 162 सीट बीजेपी को मिली है 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में, और वो 79 सीट्स उन्होंने चुराई है, और मोटा मोटी वो तो मोटा मोटी, बाकी तो और भी चुराई होगी, लेकिन वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते, इतना लोगों ने उनको वोट दिया नहीं है। अब एक तो स्पष्ट है कि 2019 से मोदी पॉपुलर नहीं है, मोदी और उनके पार्टी को कोई इलेक्शन में जिता नहीं रहा है। ये खुद ही क्रिमिनल तरीके से, क्रिमिनल कॉम्प्लिसिट होकर संस्था से चुनाव अपने नाम करा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें राज्य में, यानी महाराष्ट्र में, देश में, उत्तर प्रदेश का योगी जी है, वहाँ पर ये है हेमंत बिस्वा शर्मा है, फिर उड़ीसा में है, ये सारे जो उत्तराखंड में है, ये सारी जगह पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये उन्होंने ही तय करके, उन्होंने ही अपनी संस्था को हाईजैक करके, रिग करके उनको कुर्सी पर बिठाया है। लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों के वोट चोरी हुए हैं, इसको वोट चोरी कह सकते हैं, इलेक्शन चोरी कह सकते हैं। और दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी इलेक्शन की धोखाधड़ी और चोरी दूसरा मिसाल उसकी नहीं है। अब सवाल यह है कि ये छुपा क्यों रहे हैं? तो छुपाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप देखिए, एक बार आप चोर को पकड़ते हैं तो पुलिस के पास एक विकल्प होता है 3rd डिग्री, यहाँ तो वो नहीं है। तो फिर आप उनसे अगर पूछेंगे कि हमें जवाब दो, जवाब का मतलब आप सबूत मांग रहे हो उनसे कि जो गुनाह उन्होंने किए हैं उसके सबूत वो उनके हाथों से आपको देंगे? नहीं, बिल्कुल। तो आंदोलन के सिवा कोई विकल्प नहीं है, और गांधी जी का मार्ग ही सदैव आंदोलन का सबसे बेहतरीन मार्ग। आपने जो कहा कि ये नहीं दे रहे हैं, हुआ ये कि राहुल गांधी की ओर से गुरुवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और शुक्रवार को कई लोग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर उसे चेक कर रहे थे, तो उस वेबसाइट को डाउन कर दिया गया, वो वेबसाइट बंद किया गया, आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि हम बाध्य नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट में बताने के लिए 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म कर देना। तो अगर चुनाव आयोग ही ऐसा काम करने लगे तो चुनाव आयोग को लेकर क्यों सवाल नहीं उठाया जाए? हम जब सवाल उठाते थे, हमने देखा है इस चैनल पर, आपने भी देखा है कि कैसे उसे लेकर परेशानी हमारे चैनल को किया गया, कई सारे यूट्यूब चैनल को किया गया, लेकिन मेरा टाइम आना चाहिए सवाल उठाए। मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देखिए, ग्रोक को मैंने सवाल पूछा है और ग्रोक ने जवाब दिया है, वो मैंने डाला है जी, कि मेरा ट्विटर अकाउंट पे अडानी और इस चुनाव आयोग पे मैं कोई भी डिटेल ट्वीट डालता हूं जो सबूत सहित होता है, उसे 97% रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। हाँ। तो इसका मतलब समझिए कि कितने डर रही है सरकार। सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि देखिए, ये खेल चोर और पुलिस का है, और इसमें चोर सरकारी एजेंसी और सरकार है और पुलिस जनता है। मैं समझ गया सर, लेकिन इसमें सवाल सबसे बड़ा एक ये है कि जैसे ये 2014 से पहले अगर ये मुद्दा आता तो शायद ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता, लेकिन इसके ऊपर क्या आपको लगता है कि जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा हो रही है, सबूत लाए गए,
बताए गए कैसे एक ही वार्ड में 4-4 वोटर आ रहे हैं, एक ही घर में 80-80 आ रही है। तो हमने महाराष्ट्र के टाइम पे जब इन्होंने नहीं बताया था तब भी हमने ये डिस्कस किया था। 8,000 वोटर्स एक हॉस्टल में महाराष्ट्र में बढ़ गए थे, उस पर हमने चर्चा की थी। कैसे आधे घंटे में वोट बढ़ गया था। जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस शाम को सर हमने इस पर चर्चा की थी कि कैसे सताया गया, लोगों के वोटों को कम किया गया। महाराष्ट्र में हमने चर्चा की, लोकसभा में हमने चर्चा की। अब राहुल गांधी की ओर से सबूत आए गए, इसके बावजूद इसके बारे में जितना हो हल्ला होना चाहिए था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये परकोलेट धीरे धीरे होगा। हो हल्ला का क्या मतलब है? ये बिहार चुनाव से पहले धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ेगा, क्योंकि बिहार इलेक्शन या कोई भी चुनाव अभी इसके बाद लड़ना बेमतलब है। क्योंकि अगर आप एक खूनी के साथ शतरंज खेलने बैठते हो, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया कि यहाँ पर विश्वनाथ आनंद बैठा और सामने मन्या सुरवे बैठा, तो आप कैसे खेल सकते हो? तो वो हो नहीं सकता। तो वो लेजिटिमेसी नहीं आती तो चुनाव होंगे नहीं, विपक्ष नहीं लड़ सकता। विपक्ष अगर नहीं लड़ सकता या कोई चुटमुट लड़ेगा, लेकिन विपक्ष मेन विपक्ष लड़ नहीं सकता, और जब तक वो नहीं करता तब तक लेजिटिमेसी आएगी नहीं सरकार को। और सरकार आज भी लेजिटिमेट ही है जो है वो केंद्र में और राज्य में। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें ये दिखता है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है और रिप्रेजेंटेशन है उसी को खत्म किया है मोदी और उनके साथियों ने। और अब उसको रिवर्स करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और क्रिमिनल एक्टिविटी की सजा होती है। जो राहुल गांधी ने कहा, जो एग्जीक्यूटिव्स और ये लोग इसमें शामिल है, वो जो शामिल लोग हैं उनको सजा तो होगी, और इसकी सजा इतनी कड़ी है कि उम्र कैद से लेके फांसी तक हो सकती है। लेकिन इसमें आप देखिए इससे बचने का कोई भी कोशिश करेगा, अगर मेरे पास सत्ता है, मैंने ऐसे कांड किए जिसमें मुझे उम्र कैद या फांसी होगी, तो मैं स्वाभाविक रूप से ये कोशिश करूंगा कि कुर्सी में मैं बचा रहूं, ताकि वो एकमात्र विकल्प है मेरे पास मुझे बचाने का सजा से। तो एक आरोपी, कुछ आरोपी यानी जो एग्जीक्यूटिव में है, जुडिशरी में है, सत्ता में है, संसद में है, सरकार में है, राज्य में सरकार में है, ये लोग अब अपने आप को बचाने की कोशिश, पूरी राहुल गांधी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एकमात्र विकल्प है उनके अस्तित्व को बचाने का उनका। नहीं तो वो सीधा जेल जाएंगे। और उसके लिए इन्होंने डाइवर्जन टैक्टिक आप देखी है तो अगले दिन से शुरू कर दिया कि जब ये पूरा मुद्दा बना, इसे लेकर चर्चा होने लगी, अमेठी में लोग गए और अमेठी में पाया कि कैसे वोटर आईडी बढ़ाएगा, और राहुल गांधी से सवाल पूछे गए, जबकि वो सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था कि अमेठी में इतने फर्जी वोटर्स कैसे बढ़े। लेकिन सर उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अचानक से आईएएफ चीफ की ओर से बताया जाता है कि कैसे पाकिस्तान में 6 प्लेन गिराए गए, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी चर्चा हुई, तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। अचानक से राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया, तब एक बार फिर से आईएएफ के चीफ आते हैं, वो ऐसे बयान देते हैं और पूरा मुद्दा घूम जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक डाइवर्जन टैक्टिक के तौर पर नहीं देखते हैं आप, अपने आप को बचाने के लिए, लोगों से मुद्दा छुपाने के लिए। अखबारों के फ्रंट पेज से यह खबरें गायब थी कई दिनों तक। वो अखबार जो अपने आप को इमरजेंसी के टाइम पे एडिटोरियल खुला छोड़ देने की बात करते थे, उन्हें 4 से 5 दिन लग गए राहुल गांधी के इस पूरे मुद्दे पर एडिटोरियल लिखने के लिए। तो ये कौन से समय में हम रह रहे हैं और किस तरह के डाइवर्जन टैक्टिक का इस्तेमाल हो रहा है? डाइवर्जन टैक्टिक्स के लिए आरएसएस ने इन्फिल्ट्रेट किए हुए कुछ अधिकारी सेना के जो है वो प्रोफेशनलिज्म सेना का बर्बाद कर चुके हैं, और उस डरपोक और ऐसे जो अनप्रोफेशनल आरएसएस वादी सेना के लोग हैं, बड़े अफसर, वो अपने जवानों की जो जान है, उनकी हिम्मत है और उनका जो खून है, उनकी शहादत है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि सेना के एक अधिकारी ने, यानी थल सेना के अधिकारी ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ अभी कभी भी युद्ध हो सकता है, और उसमें सेना ही नहीं पूरे देश को साथ रहना चाहिए। का मतलब है कि आप मोदी जी के साथ रहो। ये जो 6 विमान गिराए वो तभी इतने दिनों से नहीं कह सकते। ये सब बातें चंदा मामा में आती थी। हम बचपन में चंदा मामा पढ़ते थे, उनको भी मालूम नहीं है कि हम भी पढ़ते थे, क्योंकि सिर्फ वो नहीं पढ़ते थे। और अक्सर मोदी जी के ऑफिस से जो जोशी द्वारा आती है जो कल्पनाएं, वो चंदा मामा टाइप ही होती है। गैस से, गटर से गैस, रडार, और वो ये अपना बादल और रडार,
नोट में चिप, ये जो चिप बातें हैं ना, ये सब कर रहे हैं। बुरा ये लगता है कि हमारी जो एक महान सेना थी, जिसका नाम दुनिया भर में लिया जाता था, उसके हेड दल के यानी वायु दल के या सेना थल सेना के अगर इतना ही है तो जनरल नरवणे थे, पूर्व जनरल थे भारत के सरकार, उनका आत्मकथा पब्लिश नहीं होनी थी, इतनी डरपोक है सरकार। तो वो क्यों नहीं पब्लिश होने दी, क्या है उसमें? तो ये जो 6 विमानों की बात है, पाकिस्तान के साथ युद्ध जल्दी होगा तो सीज फायर ट्विटर अकाउंट पे यानी एक्स अकाउंट पे ट्रंप ने ट्वीट डाला और 35 बार आपको नंगा कर दिया, तब आपको मालूम नहीं है। ये सब बातें जो हैं वो डाइवर्जन टैक्टिक्स में सेना का उपयोग कर रहा है आरएसएस और मोदी, और ये सबसे गलत है। ये एक और क्राइम है। और मैं आपको एक बताता हूं कि जो सेना लड़ने के लिए और अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए एक अपना लोहा रखती थी, उसको इस तरह से दबाना। और इस बीच में आपको याद है मिस्री थे हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव, उनसे बुलवाया गया कि मोदी ने बहुत जबरदस्त कड़े जवाब दिया ट्रम्प को। शाम को ट्रम्प ने बताया कि नहीं, मैंने दोनों में सुलह सफाई की। इसी टाइप का ये है। और पाकिस्तान को हमारे साथ जो छुटपुट ये इन्होंने किया और सीज फायर किया अचानक जल्दबाजी में, उसके बारे में इन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, विपक्ष के साथ कोई साझा बयान नहीं किया और कुछ भी बताया नहीं विपक्ष को। ये सारी जो मनगढ़ंत कहानियाँ ये लोग गढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको मज़ेदार बात एक कहता हूँ, अगर पाकिस्तान ना होता ना तो मोदी जी के लिए कुछ है ही नहीं अब बताने के लिए। बस पाकिस्तान लेकिन हमारी बराबरी पाकिस्तान से भी अब नहीं हो रही है, हमारी बराबरी बांग्लादेश से हो रही है। और जहाँ तक ये जो बयानबाजी है सेना के जो अधिकारियों द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतंत्र में सेना का उतना ही रोल है जितना रोल सीमा पर है। ये सब बयान उन्होंने देना बहुत गलत है जब युद्ध नहीं चल रहा है और युद्ध होकर बहुत टाइम हुआ है और उसमें सीज फायर किसी तीसरे देश के अध्यक्ष ने किया और भारत की जो संप्रभुता है उसको दांव पर लगाया हमारे प्रधानमंत्री ने। उसके बाद ये ऐसी बेतुकी बयान है और ये चंदा मामा जैसी स्टोरीज बताना बंद करे। अगर नहीं करते तो ये भी कॉम्प्लिसिट इन क्राइम माने जाएंगे, ये भी उस गुनाह के एक हिस्सा माना जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आपको मालूम होगा कि अभी जो मालेगांव बम ब्लास्ट था तो उसमें एक बात आई थी कोर्ट में कि ये जो टेररिस्ट थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए सेना का कुछ हिस्सा मदद कर रहा था। तो ये एक आरएसएस के ही एक स्वयंसेवक ने बाहर आकर वायर में इंटरव्यू देके उन्होंने कहा है। तो एक सेना का हिस्सा कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो ये क्राइम में कॉम्प्लिसिट है और वो हिस्से को ही पकड़कर ऊपर बिठाया जाता है पूरी सेना, जो बहादुर और प्रोफेशनल सेना है उसके ऊपर। तो उनको इसीलिए बिठाया जाता है ताकि जब चाहे तब मोदी जी के ऑफिस से मैसेज आने के बाद वो झूठ बोल सके, ताकि जो मेन मुद्दा है वो डाइवर्ट हो जाए। हमारी सरकार अगर लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल चुन के आई हुई नहीं है तो सेना की बात का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता। सही बात। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें खुले तौर पर की जा रही है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं की जाती थी, ये सोचा जाता था कि आपको मर्यादा बनाए रखना है। अब क्या होता है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछो, जवाब बीजेपी के लोग देते हैं। डाइवर्जन टैक्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, गोदी मीडिया पे हमने देखा एटम बम नहीं, ये फुसकी बम था। इस तरह की बातें करना। बात यह है कि जब पहला चुनाव आयोग से जवाब नहीं आया था राहुल गांधी जी के पूरी तरह से अकाट्य तर्क से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 1,02,000 से ज़्यादा वोट चुराए गए, 250 चुराए गए, वो दिखाया उन्होंने। उसके बाद पहला बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का आया। उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और राहुल गांधी की चिप गई है, तो चीफ मिनिस्टर सिर्फ चिप के बारे में ही बोल सकते हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री की चिप थी, वो 2000 की नोट में थी, वो भी नहीं मिली। तो ये चीप लोग जो हैं वो चीप
टैक्टिक्स करके हमारे वोटों की चोरी करके अपनी गद्दी पे बैठे हैं। ये डिजर्व कोई कुर्सी नहीं करते। जनता का सबसे बेहतरीन बात इसमें एक मुझे लगी, मुझे इस बात का गर्व महसूस हुआ कि भारत की जनता 2019 से आज तक मोदी या मोदी के किसी मुख्यमंत्री को चुन के नहीं दे रही है। यह स्पष्ट हुआ। ये चुरा कर आ रहे हैं तो जनता का उससे कोई गलती नहीं है। तो लोग जो कहते थे ना कि देखो इनको चुन के दिया ना तो अब यही भोगना है, आपको यही भोगना नहीं है। यू डोंट डिजर्व दिस गवर्नमेंट, क्योंकि आपने इलेक्ट ही नहीं किया है इनको। हाँ, लेकिन सर सवाल वापस घूम के यही आता है कि करें क्या। अब महाराष्ट्र में हमें याद है विधानसभा चुनाव का नतीजा है, मार्कड़वाड़ी एक गांव था, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि हमारे गांव में बीजेपी के आदमी को इतना मिले। वो मार्कड़वाड़ी के जो चुन के आए थे 13,000 वोटों से, शरद पवार गुट के, अब शरद पवार गुट क्या जानकर उत्तम राव जानकर, वो उनको मैं खुद मिला था, उनकी किताब है हमारे पास। वो उन्होंने 1.5 लाख वोटर्स के एफिडेविट बनाए थे। चुनाव आयोग एफिडेविट मांगता है ना, 1.5 लाख वोटर्स के एफिडेविट थे जो जानकर साहब को वोट दिए। उनके पास एफिडेविट की पूरी बुक है। क्या चुनाव आयोग एफिडेविट पे विश्वास रखता है? तो उत्तम राव जानकर से एफिडेविट लेके, उन्होंने तो मॉक पोल नहीं होने दिया उस समय, पुलिस को बुला दिया गया। मॉक पोल सिर्फ सरकार ने नहीं, उत्तम राव जानकर की पार्टी के हेड जो है शरद पवार साहब, वो खुद वहां गए और वो मॉक पोल नहीं होने दिया। शरद पवार की इस पूरे मामले में भले ही वो इंडिया गठबंधन के साथ रहे, उनकी सारी भूमिकाएं संदिग्धता के घेरे में, शक के घेरे में आती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अंततः अडानी के साथ है, पहले और आखिर में अडानी के साथ है, और अगर उनको अडानी के साथ रहना है तो वो राहुल के साथ नहीं आ सकते। सही बात है। अब मुझे सर बताइए कि इसे लेकर ये अदालत में गए हुए हैं, ये जब इनकी और इसीलिए मैं आपके सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसीलिए 7 अगस्त को दोपहर में पैठणी लेकर सुप्रिया जी प्रधानमंत्री को मिलती है और शाम को इंडिया गठबंधन की लड़ाई में आके शामिल होती है। देखिए, ये कोई साधारण स्थिति नहीं थी कि जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलजुल के रहते हैं, जो अटल जी की गवर्नमेंट नहीं है। ये एक फैसिज्म के खिलाफ लाइफ एंड डेथ थ्रेट जिसमें है, ऐसी लड़ाई राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में कई लोग लड़ रहे हैं, हम और आप भी उसमें। इसमें सुप्रिया सुले को अचानक पैठणी देने के लिए दोपहर प्रधानमंत्री के पास जाना उचित तो था ही नहीं। उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर वोटर्स और टुवर्ड्स इंडियन डेमोक्रेसी जीरो दिखती है मुझे। और वो अनइंटेंशनली या विदाउट पर्पस नहीं हुआ है, एक्ट ऑफ बैलेंस है वो। और ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी मैं जा रही हूँ लेकिन मैं आपके साथ हूँ, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कहने की बू मुझे उसमें आती है। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में पवार, केजरीवाल, इनको ना पकड़ना अच्छा है, क्योंकि केजरीवाल पहले इंडिया गठबंधन से बाहर गए, लेकिन फिर भी केजरीवाल साहब के सांसद है संजय सिंह जैसे, वो आज भी जोर से लड़ रहे हैं और उसका गुण उसका श्रेय उन्हें देना चाहिए। लेकिन पवार साहब के बारे में बड़े खेद से, पवार साहब, सुप्रिया जी के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन अब तो शरद पवार ने भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 लोग आए थे जिन्होंने कहा था 160 से ज़्यादा सीटें वो जीत के देंगे अगर उनके साथ जाते हैं। उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, राहुल गांधी के पास भी भेजा, राहुल गांधी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो मुद्दा अलग होता। देखिए, शरद पवार डिस्ट्रैक्शन के लिए अलग टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोदी और ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। ये 2 लोग उनके पास आए थे, तो इतना महत्वपूर्ण बात उनको याद है, तो 2 लोगों के नाम क्यों नहीं याद है? उन्होंने राहुल के पास भेजा, तो आगे क्या हुआ उसके बारे में राहुल जी बोलते अगर होते तो। मराठी में अडानी का शब्द का अर्थ इग्नोरेंट है। वो 2 लोग इग्नोरेंट यानी अडानी ही होंगे, अदानी नहीं, अडानी होंगे। तो इसलिए उनको याद नहीं रखा पवार साहब ने। ये टैक्टिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक्स पवार साहब की 60 साल की राजनीति में, मैं तो 60 साल देखे ही नहीं हूँ, लेकिन पवार साहब की जितनी राजनीति 40 साल मैंने देखी, हम पूरी जान चुके हैं। अब नई
नए करतब और नई सर्कस इस उम्र में इस पड़ाव पर आकर अगर पवार साहब करेंगे तो उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कुछ किया है, जिसके बारे में मैंने कई एपिसोड किए हैं, कहीं लिखा है, वो भी उस पर भी पानी फिर जाएगा। मोदी के चक्कर में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए हैं, उनके दोस्त। आप सबसे अच्छा उदाहरण जगदीप धनखड़ का देख सकते हैं, उससे पहले सत्यपाल मलिक साहब का देख सकते हैं, उससे पहले हारेन पंड्या का देख सकते हैं, तो सोहराबुद्दीन का देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पवार साहब इसमें नहीं पड़े। अगर आपको तटस्थ रहना है तटस्थ रहो, आपको इंडिया गठबंधन के साथ जाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अडानी के साथ है, सबको मालूम है। तो आप मोदी जी के साथ हैं, बस आपकी पार्टी अलग है और हम मानते हैं, और उससे आपके रिस्पेक्ट कम नहीं होगा। लेकिन ऐसी आप बातें करते रहेंगे तो आपके बारे में जनता का रिस्पेक्ट कम होगा। ठीक, अगर फिर से हम राहुल गांधी के इस मुद्दे पर आए, तब अब राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब अदालत में हम देखते हैं शिवसेना वर्सेस शिवसेना का मुद्दा इतने समय से चल रहा है, दूसरे कई सारे मुद्दे, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने पहले भी सवाल उठाए, महाराष्ट्र के लोगों ने सवाल उठाए, वो मुद्दे को लेकर कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो बॉम्बे हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही आरती साठे को हाईकोर्ट में जज बनाया जा रहा है। ऐसे में सर न्याय कहाँ मिलेगा? चुनाव आयोग तो जवाब देता नहीं है, चुनाव आयोग कुछ कहता नहीं है, और जो पत्रकार है वो सिर्फ सोर्सेज से बात करते हैं, जो सोर्सेस अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो न्याय मिलेगा कैसे? चोरी हुई है, सबूत मिला है, और पुलिस के पास आप जाते हैं तो पुलिस कहता है कि एफिडेविट दो की चोरी हुई है। तो फिर करे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कमोवेश हर किसी को ये तो समझ में आ गया कि चोरी होती है, लेकिन इसके आगे क्या किया जाना है वो लोगों को नहीं पता शायद। सोहित, जजेस, सेना, एग्जीक्यूटिव, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल सब ब्रिटिशों के थे, फिर भी गांधी जी लड़े और आज़ादी पाई। ये एक हमारी दास्यता है मोदी सरकार से, जो चुन के नहीं आए हैं वो हमारे नहीं हैं। वो ब्रिटिश नहीं है इसलिए वो हमारे हैं, हिंदुस्तानी दिखते हैं या है इसलिए वो हमारे हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो चुन के नहीं आया है, जिसने चुनाव का चोरी किया है, वो विदेशी शासक ही है। और ये गोलवलकर की थॉट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थॉट से मिलता है। 42 के आंदोलन के बाद टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खत है, आप गुरुक पे डालिए तो गुरुक भी जवाब दे देगा, कि ब्रिटिश शासन को, गवर्नर को उन्होंने लिखा है कि आपके साथ हम हैं, मैं हूँ, मेरी पार्टी है, और हम लोग ये आंदोलन कुचलने के लिए जो भी हो सकता है हम करेंगे, और आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आपके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए और सरकार का बचाव करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज बनता है। ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है। और उस टाइम में वो बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सत्ता एंजॉय कर रहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब और विनायक दामोदर सावरकर साहब, 3 लोग थे जो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ थे। कांग्रेस ने शामिल होने से इनकार कर देता है वो बंगाल गवर्नमेंट में। तो अपने और 52 साल तक तिरंगा आरएसएस ने नहीं फहराया। तो ये शासक जो है वो अब इलेक्शन चुराने के बाद स्पष्ट हो जाता है, बाकी सारे उनके जो इतिहास, उनकी लीगेसी, उनकी कृतियाँ, उनका हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाना, तो पता चल जाता है कि इस देश के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ी है, देश की जनता के खिलाफ, और वो जंग एक तरफा है। लेकिन गांधी जी के रास्ते से सिविल डिसओबीडियंस, सत्याग्रह, और हम आज़ादी की एक रास्ते पर लड़ाई लड़कर यह आज़ादी फिर से हमें मिल सकती है। किसान आंदोलन ने एक छोटे पैमाने पर ये हमको दिखा दिया है। तो ये क्या बड़े पैमाने पर अब होगा? क्योंकि अब जब आप ये कह रहे थे तो मेरे दिमाग में यही एक सवाल आया कि जब आप चुनाव खरीद रहे हैं तो हम किस तरह के लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? हम किस तरह से उम्मीद करें कि लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें बदलेंगी, सिस्टम के ज़रिए ही चीज़ें बदलेंगी? इसका उम्मीद करना क्या सही होगा, गलत होगा? उस तरह से आशावादी होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जब से ये आंकड़े सामने आए हैं और 1 लाख से ज़्यादा अगर फर्जी वोटर एक विधानसभा क्षेत्र में होते हैं तो कैसे देखा जाए ये इतने कितने जगहों पर? बाकी विधानसभा क्षेत्र से भी आंकड़े आ रहे हैं, इवन वाराणसी से भी आ गए। तो आप वाराणसी का करेंगे जांच,
अगर क्लियर डेटा अगर देती है तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी अजय राय साहब से वाराणसी में चुनाव हारे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है इंडिया के। तो बात यह है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपको लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लोकतंत्र, आपके संविधान, आपके हक, आपका बोलने का अधिकार, इसको बचाने के लिए संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है लड़ने का, बात करने का, बताने का और सप्त स्वातंत्र्यों का, तो उसका इस्तेमाल करके ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई में अंततः सत्य और जनता की जीत होगी। इसमें मेरे मन में एक जरा भी संदेह नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कम से कम जिस तरह से उनकी ओर से एक मोर्चा निकाला गया, उसे रोकने की कोशिश की गई, लोगों को डिटेन किया गया, उसके बावजूद वो चलते रहे, अखिलेश यादव के वो कूदने वाला एक तस्वीर भी सामने आई, उनकी ओर से कम अब इंडिया गठबंधन बहुत समय बाद एक बार फिर से साथ में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरता दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि केवल अखिलेश यादव शुरुआत में ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि अगर मैं 80 में से 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश में जीत लेता तब भी मैं ईवीएम को लेकर सवाल उठाता, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाता। यहाँ पर उद्धव ठाकरे कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन अब जबकि एक माहौल बन गया इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कम से कम अब सभी एक साथ एकजुट होकर क्लैरिटी उनमें आई है और इस एक अहम मुद्दे को लेकर वो आगे जाते हुए दिख रहे हैं आपको। देखो सोहित, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए या मोदी सरकार नहीं है। ये लड़ाई अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से सरकार, प्रशासन, जुडिशरी और अन्य संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भारत के देश की जनता की लड़ाई है। वी द पीपल, जो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है, उनके खिलाफ इन्होंने जंग छिड़ी है अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से। चाहे वो इनकम टैक्स कानून हो, चाहे जन सुरक्षा कानून हो, चाहे यूएपीए हो, चाहे पीएमएलए हो, सब कुछ। आर्थिक रूप से नोटबंदी से लेकर वोटबंदी तक मोदी की कोशिश यही रही कि लोग निर्बल हो और अडानी प्रबल हो। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमने दूसरी बार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे वेस्ट इंडिया कंपनी का उदय होते हुए देखा। अगर इनका उदय हुआ है तो भारत की 140 करोड़ जनता को इनका अस्त भी कर देना चाहिए और वो कर देगी। इंडिया गठबंधन का मतलब राजनीतिक पार्टियां नहीं, इंडिया का मतलब भारत, वी द पीपल। तो हमें हर किसी को, हम जहां हैं और जो कर रहे हैं, हमारे पास जो भी संसाधन है उसके साथ गांधी जी के रास्ते से मोदी सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जुडिशरी, सेना, किसी भी संस्था का जो भी व्यक्ति आरएसएस का इन्फिल्ट्रेटेड है उसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई नए सिरे से लड़नी है। और मुझे नहीं लगता है जनता में कुछ सहानुभूति रखने वाले आरएसएस के प्रति या बीजेपी के प्रति वो लोग भी होंगे जिनको आज़ादी चाहिए, वो भी शामिल होंगे। और ये एक लंबी लड़ाई है। आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन आपको कुछ डेटा नहीं देगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा, एसआईआर में 65 लाख वोट कहाँ गए बताएगा नहीं, तो आप बिहार इलेक्शन ही कैसे लड़ेंगे? तो ये नेपथ्य, मोदी के नेपथ्य के लिए आप ये नाटक नहीं कर सकते। उनकी तो सर्कस 11 साल और भारत में 23 साल से चल रही है, गुजरात में। लेकिन ये नेपथ्य है, ये पता चलने के बाद आपको ये नाटक बंद करना पहला काम है। तो ये नाटक बंद करके आप वास्तव में आ जाइए। और वास्तव ये है कि रास्ते अब सुनसान नहीं रहेंगे, लड़ाई होगी। गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर लड़ाई होगी। ये गांधी के खिलाफ जो गोडसे ने गोलियां चलाई थी, उस षड्यंत्र का आखिरी पड़ाव है। इसमें हमें गांधी जी की विचारों का विजय सुनिश्चित करना है
और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आपने ये जो चुनाव की बात कही, तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि विपक्ष को ये जो आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि मैच फिक्सिंग हो रही है, अंपायर फिक्स्ड है, आपको लगता है इनको चुनाव का कम से कम जब तक जवाब नहीं दिया जाता बहिष्कार किया जाना चाहिए आने वाले कई चुनावों का? हमने महाराष्ट्र से देखा है सर कि 30 से ज़्यादा आपके लोकसभा में सीट आ जाते हैं और आप 50 में सिमट कर विधानसभा में रह जाते हैं 288 सीटों में से। तो ये तो तब भी हमने चर्चा की थी। तो लगता है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ने का कोई अर्थ नहीं होता। ये तो मैंने बहुत पहले कहा था, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अब तो कोई विकल्प ही नहीं है। आप बताइए कोई क्या विकल्प है? आपको कुछ भी 65 लाख वोटर निकाले जाते हैं। आप देखते हो एक एक घर में 80-80 लोग रहते हैं 10 बाय 10 फीट की रूम में। एक आदमी को 10 साल में 45 बच्चे हो जाते हैं, उसका नाम है। सबसे बूढ़ी व्यक्ति 375 साल की है और सबसे छोटा मतदाता 1 साल का है। ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? विकल्प है कोई? नहीं, मेरे कहने का आप छोड़िए ना। सही बात, मैंने तो पहले ही कह दिया था 2024 से पहले। सही बात है कि बैन, ये इलेक्शन को आप बहिष्कृत कर दो। बहिष्कार गांधी जी का एक सबसे अहम हथियार था। उसका अब मुझे लगता है कि राहुल जी और आरजेडी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, इनको सबको, ममता जी, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जाते जाते एक दो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर से, जैसा कि कहा जा रहा है, ये पूरा मुद्दा सामने आने के बाद भी राहुल गांधी को सवाल पूछते हुए जो डेटा दिया उस पर तो उनका कंसंट्रेशन नहीं है। उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी को ये करना होता तो 400 से ज़्यादा सीट नहीं ला देते। वो इतना समेट कर दूसरे पार्टियों का समर्थन लेकर कैसे सरकार में आते? अगर उन्हें मैनिपुलेशन करना ही था तो इतना करते कि 400 सीटें जीत जाते, जो उनका नारा था। देखिए 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक राज्य है राजस्थान, ये 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी विधानसभा, जबकि मुंह पर थी, एकदम आगे थी लोकसभा चुनाव। उससे पहले 2019 की चुनाव में पुलवामा किया, फिर फर्स्ट टाइम वोटर वाली भाषण किए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, फिर नमो टीवी आया जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये सारी बातें ट्रायल एंड एरर करके मोदी जी सीखे हैं। उस ट्रायल एंड एरर में लोकसभा चुनाव में 400 पार तो उन्होंने सेटिंग तो पूरी थी, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी लोकतंत्र में लोक संख्या में फंस गया। ये आप समझिए, क्योंकि मोदी जी का कॉन्फिडेंस ये था कि शेयर मार्केट के कंप्यूटर ऐसे ऐसे होंगे। याद है आपको, एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा था उस दिन आएगा ना तो शेयर मार्केट, ऐसा कोई भाषण ऐसा बोलता है प्रधानमंत्री? इतना कॉन्फिडेंस कोई होता है इलेक्शन के बाद? तो बात यह है कि 240 सीट आउटकम नतीजा इस बात का नहीं था कि चोरी नहीं की। 240 ही चोरी का नतीजा था। असल में 162 ही मिले। 400 मिलने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई, तब 240 आई। इसका मतलब लोग कितने खिलाफ थे ये आप समझिए। इसका मतलब ये सरकार हमारी नहीं है, हमने इसे चुन कर दिया नहीं है। ये जबरदस्ती हम पे राज कर रही है, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश कर रहे थे। मेरा आखिरी सवाल, क्या सड़कों में जो आंदोलन करने की आप बात कर रहे हैं उसके साथ अदालतों से या फिर चुनाव आयोग से उम्मीद करना कि वो इस पर जवाब दे, या अदालत इसे लेकर सुओ मोटो, जैसा हमने देखा है कि आरजी कर का जो मामला आया था ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल से, तब सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाता है। अलग अलग जहाँ पर विपक्ष सत्ता में होते हैं वहाँ पर सुओ मोटो लिया जाता है। ऐसे मामलों में क्यों सुओ मोटो अदालत की ओर से नहीं लिया जाता? मैं इसे आपके जवाब से पहले मैं आपको बताऊं, हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे और उन्होंने कहा था, ह्यूमन राइट्स की बात की थी कि कैसे हर किसी के अधिकार का, और जब मैंने उनसे यही पूछा कि जब सबके लिए सही अधिकार है तो फिर आप उमर खलीद को क्यों बाहर नहीं छोड़ते, उनको बेल नहीं मिलता, फादर स्टैन स्वामी को आप सिपर नहीं देते,
और राम रहीम को बार बार आप पैरोल पर छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप स्टैटिस्टिक्स लाइए, हमेशा ऐसे मामले नहीं होते हैं, ऐसे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन क्या जब हम इस पर बात कर रहे हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले को लेकर अदालत को जो सख्ती दिखानी चाहिए वो होगी, या फिर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाएगा जिस तरह से मांगा जाना चाहिए? और इस पर राजू सर हमने पहले भी बात की है कि केवल अब चिट्ठी लिखकर काम नहीं चलेगा, जो पहले विपक्ष की ओर से किया गया था 2024 के समय पर भी, क्या उससे आगे उन्हें बढ़ने की ज़रूरत है? इस सवाल का आप जवाब चाहता हूँ। शॉर्ट में दूंगा मैं जवाब, क्योंकि उसका डिटेल जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे आंदोलन को हानि होगी। देखिए, अदालत से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये मामला लेके जैसे प्रकाश जी आम्बेडकर मुझे शायद बोल रहे थे, अदालत ने कतई नहीं जाना चाहिए। अदालत कुछ भी मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी, तो मैं एक शॉर्ट जवाब देता हूँ, लेकिन उसका मैं अर्थ नहीं बताऊँगा। उसका मूल जो है, उसका जो रूट कॉज है, वो नागपुर के रवि भवन में है और वहाँ दफनाया हुआ है। तो रवि भवन में जो दफनाया हुआ एक राज है, वो राज की वजह से कभी भी जुडिशरी मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी और ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले सकती। तो जनता की अदालत आखिरी और सच्ची अदालत है। देखिए, इस देश में सर्वोपरि अगर कोई है तो जनता है, और जनता के बराबरी की सर्वोपरि अगर कुछ है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी वी द पीपल हमने हम ही को समर्पित किए हैं, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज बनता है, ना कि अदालतों का। अदालत रवि भवन में सिमट कर रह गई है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन शब्दों से आप समझ सकते हैं दर्शकों कि हमारे लोकतंत्र की परिस्थिति कैसी है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि राहुल गांधी की ओर से जो पिछले गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और थप्पा एक कागज़ में बताया गया कि कितने फर्जी डेटाबेस लेकर वो सामने आए थे, वो अपने आप में चिंता का विषय होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, ये भारत के लिए, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है और ये अच्छी बात नहीं है हमारे लोकतंत्र की अगर बात करें तो। और कम से कम अब तो सरकार से जवाबदेही मांगनी चाहिए, नेहरू से नहीं, ये हम उम्मीद करते हैं। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए मुझे लगा कि हम राजू सर से लगातार इस पर बात करते आए हैं, जब विपक्ष बात नहीं कर रही थी तब भी, और अब भी हमारी ज़रूरत थी और ये जिम्मेदारी थी कि राजू सर से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। राहुल गांधी की ओर से जो बयान, जिस तरह से सबूत लाए गए, वो अपने आप में स्वागत करने लायक हैं। लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे या इस शो को ख़त्म करेंगे कि राजू सर ये केवल टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर तक सिमट कर ना रह जाए, इसका आउटकम निकले। कम से कम ये उम्मीद के साथ हमें लगता है कि इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े। आपकी तबीयत सही नहीं है, ये बात हमें पता है, लेकिन इसके बावजूद ये महत्वपूर्ण मुद्दा था और उसके बाद भी आपने आकर बातचीत की। ये दर्शाता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। दोस्तों, देखिए, देश की तबीयत मुझसे ज़्यादा बीमार है। ये भी बात सही है, और देश की ही तबीयत कैसे सुधरे, इस पर हमने चर्चा की है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, शेयर करें। और अगर आपने अब भी हमारे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अधिकांश आप लोग देखते हैं वीडियो लेके नहीं करते हैं, वो ज़रूर कर लें, ताकि आप तक और भी वीडियोज़ हम लेकर आ सकें। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। नमस्कार।